Hello students, how are you all? I hope you all are fine. My name is Devis Parmar. I welcome you in PN Institute. Today we will discuss about Standard 10 CBSE question paper English subject. So let's start. First of all, we see that there is a क्वेश्चन आंसर फ्रॉम पैराग्राफ है ना. जनरली क्या होता है कि ये जो पैराग्राफ है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट वाला पूछते हैं, पर इस बार नसीब अच्छा है कि एक गिफ्ट हम कह सकते हैं कि जहाँ पे इतना इजी पैराग्राफ मिला है. आई होप यू हैव ऑल हैव डन वेरी वेल. चलो तो हम देखते हैं फॉरेस्ट के बारे में. यहाँ पे बताया है दैट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, है ना. फर्स्ट क्वेश्चन है जो पैराग्राफ 1 में से उसका आंसर दिया है. व्हाट डज द फ्रेज लंग्स ऑफ द अर्थ रिफर्स टू. तो जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट का लंग्स हम किसे कहेंगे वो बताया यहाँ पे. सो दैट इज वी कैन सी द आंसर हियर इन a first line, है ना. फॉरेस्ट आर ऑफन कॉल्ड द लंग्स ऑफ द अर्थ. तो यहाँ आंसर क्या होगा हमारा फॉरेस्ट, है ना. तो यही आंसर रहेगा सी. सेकंड क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द टू गिवंस. तो यहाँ पे हमें दो ऑप्शन दिए हैं एंड वी हैव टू चूज व्हाट इज राइट. Question is forests play a significant role in sustaining biodiversity by. So how can we say that forest is helpful in biodiversity? So answer is A. It balancing climate change and creating livelihood for people, है ना. तो ये आंसर रहेगा क्योंकि यहाँ पे जो बताया है सेकंड में कि वो फ्यूल प्रोवाइड करता है, तो वो तो हमें बायोडाइवर्सिटी को सस्टेन करता नहीं है, तो वो तो नहीं आ सकता. Third is support the writer's idea that forests provide critical ecosystem service with textual evidence. यानी हमें पैराग्राफ 2 के अंदर ये बताया गया है कि फॉरेस्ट जो है वो एक क्रिटिकल इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइड करता है. तो कैसे? सो आंसर यहाँ पे दिया है सेकंड नंबर का ये जो पैराग्राफ है. वी कैन सी व्हाट is that the answer is variety of flora and fauna we can find in forest. Second, critical ecosystem service में क्या क्या आएगा, जैसे कि water conservation, soil fertility, carbon sequestration and it's combating the climate change, है ना. तो इस तरह से ये सभी चीज़ें हम यूज़फुल रहती है फॉरेस्ट की, तो हम ए आंसर में ये पॉइंट लिख सकते हैं. आई होप कि आपने ये सब लिखा होगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है What do the recent statistic of deforestation reveal about the state of India's forest? तो अभी का जो काउंटिंग है तो उससे हमें क्या देखने को मिलता है. आंसर इज सी. फॉरेस्ट कवर इज रैपिडली डिक्लाइनिंग, है ना. वी आर कटिंग मोर ट्रीज एंड बिकॉज ऑफ दैट वी फाइंड दैट कि भाई धीरे धीरे क्या होगा, तो फॉरेस्ट कवर जो है वो कम हो रहा है. सो आंसर इज सी. फिफ्थ, select the concept that best reflect the complex relationship between human development and preservation. तो आंसर आएगा इसमें ए. रैपिड अर्बनाइजेशन, है ना, कि भाई जो फास्ट अर्बनाइजेशन हो रहा है इसके कारण डिफॉरेस्टेशन होगा एंड डिप्राइविंग फ्लोरा एंड फौना इट्स नेचुरल हैबिटेट. तो जितना हम फॉरेस्ट काटेंगे उतना प्रॉब्लम हमें ही होगा, है ना. तो ये आंसर आएगा. 6 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. क्या है? डिफॉरेस्टेशन इज वन ऑफ द रीजन फॉर एरेटिक रेनफॉल, है ना, कि भाई अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, अगर ट्रीज हम काटेंगे तो रेनफॉल क्या होगा, कम हो जाएगा. यस. सो आंसर इज ट्रू. क्वेश्चन 7, लिस्ट वन चैलेंज दैट क्रिटिक्स सी इन कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन मेजर. Answer is given in paragraph 5. So we can see here C. So main one एक reason हम दे सकते हैं that disrupt ecosystem rather than restore natural biodiversity, है ना. तो ये एक main reason हम कह सकते हैं. Next is how do community based conservation models benefit both forest and local communities. कि भाई ये जो कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन हम करते हैं
तो ये कैसे हमें बेनिफिट करता है, दोनों को, फॉरेस्ट को भी और वहाँ की लोकल कम्युनिटी को। तो इसका आंसर 6 पैराग्राफ में यहाँ पे दिया गया है सी। तो ये जो पूरा लास्ट लाइन है, एम्पावरिंग लोकल कम्युनिटीज टू एक्ट एज अ कस्टोडियंस ऑफ फॉरेस्ट, है ना, कि भाई जो लोकल कम्युनिटीज है तो एक एज ए कस्टोडियन काम करेंगे लोकल फॉरेस्ट को, एंड इट एंश्योर बोथ द लाइवलीहुड एंड द हेल्थ ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो इससे दोनों का, फॉरेस्ट का और जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, दोनों का ही डेवलपमेंट हो सकता है। सो वी कैन राइट दीज ऑल पॉइंट्स इन क्वेश्चन नंबर 8, है ना। सो if you have written these types of point in this answer, then you will definitely get good marks. Okay, chalo, I hope you understand it. Now we see second paragraph. Here also we can see that they talk about rise of electric vehicles in India, कि वे आज हम EV की तरफ बढ़ रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आ रहे हैं, तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा, क्या है, तो चलो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑफर मल्टीपल बेनिफिट्स इन इंडिया, कि भाई इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल का मल्टीपल बेनिफिट्स है। तो अगर ये बेनिफिट है, सो यू हैव टू सपोर्ट दीज स्टेटमेंट इन 40 वर्ड्स, कि कैसे हम कह सकते हैं कि ईवी जो है वो हमें सपोर्टिव रहता है। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ अगर हम देखें तो उसमें बताया है कि भाई ईवी का यूज़ करने से क्या क्या होता है। सो इट्स अ मेन थिंग, फ्यूल कॉस्ट हमारी कट हो जाएगी, पेट्रोल का खर्चा बच जाएगा, एयर पॉल्यूशन नहीं होगा, है ना, क्योंकि पेट्रोल से एयर पॉल्यूशन होता है, पर ईवी का अगर हम यूज़ करते हैं तो वो नहीं होगा। फ्यूल के बिना ही हम चला सकते हैं, और घर पे अगर सोलर है तो हमें इलेक्ट्रिसिटी का भी कोई चार्ज पे करना नहीं होता। तो एक बेनिफिट है। गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन, गवर्नमेंट ऑल्सो थिंकिंग अबाउट दैट, है ना, कि अगर हमें एनवायरनमेंट को बचाना है देन वी हैव टू गो फॉर ईवी। यस, तो ये सारे पॉइंट हम ले सकते हैं। देन दिस ऑल्सो लोअर रनिंग कॉस्ट, रिड्यूस मेंटेनेंस, है ना, ये सब खर्चा भी हमारा बचता है। सो इन फर्स्ट आंसर वी कैन टेक दीज ऑल आंसर्स पॉइंट, है ना। चलो सेकंड देखते हैं, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ट्रू फॉर द एजर्शन। यहाँ पे एक एजर्शन दिया है एंड एक रीजन दिया है। फर्स्ट एजर्शन इज ईवीज आर गेनिंग ट्रैक्शन इन इंडिया, कि इंडिया में किस तरह से ईवी को ट्रैक्शन मिला है। रीजन है द इंडियन गवर्नमेंट इज कमिटेड टू रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन, है ना। तो यहाँ पे आंसर ये आएगा कि भाई बोथ एसर्शन एंड रीजन दोनों राइट है। यस, हम चाहते हैं कि भाई एयर पॉल्यूशन कम हो, और गवर्नमेंट ने भी इसके लिए क्या किया, उन्होंने भी काम किया, हमें ईवी को और एनकरेज करने के लिए सब्सिडी भी देते हैं, है ना। तो आंसर आएगा ए। थर्ड इज जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डिस्पाइट गवर्नमेंटल सपोर्ट द इनिशियल कॉस्ट ऑफ ईवीज रिमेन अ चैलेंज फॉर कंज्यूमर। तो यहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट यानी क्या, सब्सिडी, है ना, जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, तो उसके बिना अगर हम देखें तो इनिशियल कॉस्ट ईवी की रहती है कैसी, हमारे लिए एक चैलेंज बन जाती है। क्यों चैलेंज बन सकती है, वाई वी कैन सी। सो देखो यहाँ पर मेन जो ये दिया है कि भाई वाइल पब्लिक चार्जिंग स्टेशन आर स्लोली इंक्रीजिंग, कि आज हमें चैलेंज क्या होगी कि हमें ऐसा लगेगा कि भाई हम डाल तो दे, है ना, हमने गाड़ी ले ली, बट चार्जिंग कैसे करेंगे, थोड़ा दूर जाएंगे, चार्जिंग ख़त्म हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, तो एक प्रॉब्लम है। देन स्पेशली इन सेमी अर्बन एंड रूरल एरिया, वहाँ पे ये अवेबिलिटी का प्रॉब्लम रहेगा। देन रिमेन्स अ बॉटलनेक, यानी आज भी वो डिफ़िकल्ट है थोड़ा उस जगहों पे। देन इनिशियल हाई परचेज ऑफ कॉस्ट ऑफ ईवी, फिर दूसरा उसका परचेज जो है तो वो गाड़ियाँ भी महंगी है ईवी की, तो ये एक दूसरा प्रॉब्लम रहता है। तो ये सब पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं, है ना, कि भाई आज ये सब प्रॉब्लम हो रहे हैं। फोर्थ है कंप्लीट द फॉलोइंग विथ वन सुटेबल रीजन, कि भाई क्वेश्चन है द साइलेंट ऑपरेशन ऑफ ईवीज कंट्रीब्यूट्स टू बेटर अर्बन लिविंग, बिकॉज कि आज हम जो ईवी बना रहे हैं, ईवी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उससे हमारी बेटर अर्बन लिविंग होगी। क्यों होगी, कैसे होगी,
तो इसका आंसर हम देख सकते हैं, है ना। एक रीज़न हमें देना है, तो यहाँ सेकंड पैराग्राफ में देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, लोअर नॉइज़ पॉल्यूशन इन अर्बन एरिया, कि भाई हम अगर ईवी यूज़ करते हैं तो हमारा नॉइज़ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन सब ख़त्म हो जाएगा। सो दैट इज़ द आंसर। देन फिफ्थ क्वेश्चन, in 2023 India recorded sales of over 1.5 million EVs, a significant jump from previous year। तो 2020 के अंदर एक रिकॉर्ड ब्रेक हमने सेलिंग किया, है ना। तो भैया किस तरह से, स्टेट एनी वन इंटरफियरेंस दैट कैन ड्रोन फ्रॉम द अबू स्टेटमेंट। तो ऐसा ये क्या है जो हम अबू के स्टेटमेंट के अंदर देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये पैराग्राफ के अंदर ये जो 3-4 लाइन दी गई है। सो दैट इज द आंसर। इन 2023 इंडिया रिकॉर्ड सेल्स ओवर 1.5 मिलियन EVs, अ सिग्निफिकेंट जंप फ्रॉम प्रीवियस ईयर। व्हाई? एंड इन दिस टू व्हीलर्स डोमिनेट द सेल। सबसे ज़्यादा डोमिनेट किसने किया? टू व्हीलर्स ने, है ना। टू व्हीलर्स की गाड़ियाँ ज़्यादा बिक रही है 3 व्हीलर्स से एंड पैसेंजर कार से। दूसरा हम ये भी लिख सकते हैं दैट इट लार्जली ड्यू टू सपोर्टिव स्टेट पॉलिसीज, है ना। गवर्नमेंट, अगेन इट्स टॉक अबाउट सब्सिडी, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कैन सी दैट पीपल आर बाइंग मोर एंड मोर इलेक्ट्रिक कार्स एंड बाइक्स। ग्रेटर अवेयरनेस अमोंग कंज्यूमर, और लोगों के पास अवेयरनेस भी है कि वे अगर हम ये खरीदेंगे तो इसमें फ़ायदे हैं, इतनी सब्सिडी मिलेगी। So we can write these all points in this answer. Next, according to the passage, what is range anxiety in the context of electric vehicle? कि भाई सबसे बड़ा जो रेंज एंग्जाइटी है तो वो क्या है ना। तो वो भी यहाँ पे हमें दिया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम क्या है, रनिंग आउट ऑफ चार्ज आर द कोज ऑफ एंग्जाइटी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि भाई चार्जिंग कैसे करेंगे, दूर गए, बीच में गाड़ी बंद हो गई, देन व्हाट वी विल डू। सो दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, कंप्लीट द सेंटेंस सुटेबली। टू एड्रेस द चैलेंज ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वेरियस इनिशिएटिव आर बीइंग अंडरटेकन सच एज। तो भाई कैसे कैसे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम किए गए हैं, तो वो यहाँ पे बताया है। सी, ये जो पैराग्राफ है हमारा, है ना। ओके, क्वेश्चन 8 देखते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस सुटेबली। टू एड्रेस द चैलेंज ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वेरियस इनिशिएटिव आर बीइंग टेकन सच एज। तो जो चार्जिंग का इश्यूज है ना, तो उसके लिए बहुत सारे वर्क जो किए गए। तो आंसर हमें पैराग्राफ 4 के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पे ये जो दिया है, प्राइवेट कंपनीज आर इन्वेस्टिंग इन डेवलपिंग न्यू ईवी मॉडल्स। आज प्राइवेट कंपनी इसमें और नया रिसर्च कर रही है और जो बैटरी की टेक्नोलॉजी है उसको इम्प्रूव कर रही है, ऐसे बैटरी बना रही है दैट लॉन्ग रेंज एंड बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी ऑल्सो बीइंग एक्सप्लोर्ड एज अ क्विक ऑल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल चार्जिंग। तो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनीज है आज उसके लिए काम कर रहे हैं ना। तो ये प्रॉब्लम जो है वो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट है, गिव वन रीजन टू सपोर्ट वाई द अडॉप्शन ऑफ ईवी स्लो इन सम पार्ट ऑफ इंडिया। कि भाई आज भी जो ईवी का अडॉप्शन है वो क्यों स्लो है। तो ये जो हमने देखा सेम यहाँ पे वापस लिख सकते हैं हम कि एक तो चार्जिंग स्टेशन की जो अवेलेबिलिटी है उसका प्रॉब्लम है, दूसरा मेन सब अर्बन एंड सेमी अर्बन जो एरिया है वहाँ पे आज भी प्रॉब्लम है, थर्ड पॉइंट है कि इसकी कॉस्ट ज़्यादा है, एंड फोर्थ है जो चार्जिंग रनिंग आउट हो जाएगा कभी भी। तो ये सब रीज़न में से हम ये आंसर लिख सकते हैं। ओके, तो अगर आपने ये पॉइंट लिखे हैं सो यू कैन गेट डेफिनेटली गुड मार्क्स इन ऑल्सो। ओके, चलो तो इस तरह से हमारा ये जो सेक्शन ए के 2 पैराग्राफ है वो हमने देखे। नेक्स्ट ग्रामर का पॉइंट देख लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया है,
complete the 10 of 12. फर्स्ट है a manager wrote a report to his senior about his team. मैनेजर ने अपने सीनियर को एक टीम के लिए रिपोर्ट दिया, इसकी हमें fill in the blank करनी है. By the end of this quarter, the assistant manager dash on this campaign for 8 months. है ना कि भाई 8 मंथ के लिए है. तो बात कर रहे हैं 8 मंथ की, यानी कि एक एक्शन जो है वो चालू होगी फ्यूचर में और 8 मंथ तक चलेगी. तो कौन सा टेंस होता है? आंसर आएगा विल हैव बीन वर्किंग. कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, कि भाई ये काम जो है वो एक जगह से चालू होगा और 8 महीने तक चलेगा, है ना. तो इसमें हम ये आंसर कह सकते हैं. दूसरा अगर देखें, सेकंड क्वेश्चन है जिसमें हमें एरर ढूंढनी है. तो यहाँ पे जो सेंटेंस दिया है, बीइंग चेक ऑल द फिगर्स ट्वाइस शी वाज श्योर देयर वाज नो एरर. तो हम जब भी स्टार्टिंग करते हैं, है ना, तो एरर में क्या है? यहाँ पे जो बीइंग है उसकी जगह क्या आना चाहिए? हैविंग आना चाहिए ना. हैविंग चेक कहते हैं. जो पास्ट पार्टिसिपल यूज किया जाता है ऐसे, तो इसलिए कारण ये आंसर भी यहाँ पे क्या आएगा? वी यूज हैविंग इन प्लेस ऑफ बीइंग. चलो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है. क्वेश्चन जहाँ पे सेल्समैन एंड सुपरवाइजर दोनों बात कर रहे हैं. सुपरवाइजर कहता है डिड यू स्विच ऑफ ऑल द लाइट्स बिफोर लिविंग ऑफिस यस्टरडे. तो सेल्समैन ने कहा यस आई डिड. तो उसने जो आंसर दिया द सेल्समैन कन्फर्म. तो अभी यहाँ पे ये जो इसने यस कहा है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे वर्ड इन अफर्मेशन, कि उसने हाँ में जवाब दिया, बराबर. इसके बाद है आई डिड. तो आई डिड की जगह फिर वो यहाँ से वो दूसरा ऐड हो रहा है. सो वी कैन राइट हियर लाइक एन एडेड दैट. उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होगा कि आई ऑल्सो. तो ये जो आई है उसका ही हो जाएगा, सेल्समैन है तो. हैंडेड है तो कौन सा टेंस हुआ? इट्स अ सिंपल पास्ट टेंस. सो वेन एवर वी चेंज इनटू इनडायरेक्ट देन सिंपल पास्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट. सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ही ऑल्सो हैड हैंडेड ओवर, है ना. आई का ही हो जाएगा एंड हैंडेड के साथ हैड लगेगा. फिर बाकी जो है वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंजेस होगा नहीं, है ना. तो अगर आपने इस तरह से लिखा है तो ये आपका राइट आंसर है. नेक्स्ट, अ स्कूल प्रिंसिपल एड्रेस बोर्ड एस्पिरेंट्स एंड सेड डैश कैंडिडेट्स मस्ट कैरी देयर आइडेंटिफिकेशन प्रूफ. तो ऑप्शन है यहाँ पे ईच, ऑल, एवरी एंड वन. तो यहाँ पे बात की गई है कैंडिडेट्स की, यानी जितने भी कैंडिडेट्स है वो सभी की बात हो रही है ना. तो इसके लिए सभी की बात हो रही है, प्लूरल में दिया है, तो आंसर आएगा बी, ऑल. फिफ्थ है जिसमें वापस से इनडायरेक्ट करना है हमें. तो ईसा सेड टू हर पेरेंट्स. तो यहाँ पे ये जो सेड टू है तो उसकी जगह हो जाएगा टोल्ड, है ना. सेड का टोल्ड करते हैं हम. एंड आगे जो यहाँ पे सेड टू का टोल्ड करेंगे, अभी है माई मेंटर. तो यहाँ पे माई है, वो कौन बोल रहा है? ईसा. सो स्पीकर इज ईसा, सो वी कैन राइट हर इन प्लेस ऑफ माई. माई मेंटर. विल है तो उसका अगर हमें चेंज करना है इनडायरेक्ट में तो विल का क्या करेंगे? वुड. विल की जगह वुड आ जाएगा. हर मेंटर वुड ऑलवेज गाइड. यहाँ पे वापस ईसा अपनी बात कर रही है तो मी का हर हो जाएगा, है ना. यहाँ पे हर होगा. इवन आफ्टर दिस. तो ये दिस जो है तो इनडायरेक्ट में दैट हो जाएगा. और लास्ट में दिया है प्रोग्राम एंड्स. तो एंड्स वो हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इसके लिए हम एंड की जगह लगाएंगे एंडेड. ओके. सो ईसा टोल्ड हर पेरेंट्स दैट हर मेंटर वुड ऑलवेज गाइड हर इवन आफ्टर दैट प्रोग्राम्स एंडेड. इस तरह से इसका आंसर आएगा. ओके. नेक्स्ट वापस एरर है. सेंटेंस है आई वॉज डिसअपॉइंटेड टू सी दैट द लाइब्रेरी देयर वॉज लेस बुक्स. तो यहाँ पे बुक है पर कैसी है? बहुत सारी बुक है.
तो यहाँ पे जब प्लूरल की बात कर रहे हैं तो हम वॉज नहीं लगा सकते हैं, है ना। तो वॉज की जगह करेक्ट आंसर क्या आएगा, वेयर। 6 फिल इन द ब्लैंक्स है, माई फ्रेंड डैश द मूवी टिकट बिफोर वी इवन रीच द टिकट काउंटर। तो यहाँ पे ये जो एक्शन है कि भाई एक है जहाँ पे उनके फ्रेंड ने पहले से टिकट ले ली थी, दूसरी एक्शन है कि जब वो टिकट काउंटर पर पहुँचे। तो ऐसे जब दो सेंटेंस, दो एक्शन साथ में होती है और उसमें ये पहली हुई कि जब वो वहाँ पे पहुँचे, है ना, तो उनके फ्रेंड जो थे उन्होंने पहले से ही वो टिकट लेके रखी थी। तो जो एक्शन पहले बनती है वो हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में, है ना। जो एक्शन पहले बनती है उसको पास्ट परफेक्ट में यूज़ करेंगे, सॉरी, है ना। तो जो प्रेजेंट नहीं, पास्ट परफेक्ट आएगा। और ये जो सेंटेंस है वो हुआ सिंपल पास्ट, बराबर। तो अगर सिंपल पास्ट में सेंटेंस पहला एक एक्शन है और उससे पहले जो एक्शन बनी तो वो आएगा पास्ट परफेक्ट में, यानी कि जब वो टिकट लेने पहुँचे उससे पहले टिकट पहले से ले ली गई थी। तो पहला एक्शन क्या हुआ, माय फ्रेंड्स वाला, है ना। तो इसलिए हेड कलेक्ट ली। तो इसके लिए वो क्या करना चाहते हैं कि भाई हम फाइट करेंगे, अगर ज़रूर पड़ी तो हम लड़ेंगे, पर सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। एंड लास्ट फ्रेज जो दिया है, प्रिपेयर टू डाई, तो इसमें मंडेला का क्या बताया गया है, आंसर इज सी, पैशन, कि हम मरने के लिए भी तैयार है, पर हमारे ये जो सब लोग जो है अफ्रीका के वो फ्रीली अच्छे से जिए, वो ज़रूरी है ना। तो ये सब पॉइंट इसमें हम ले सकते हैं। चल आगे देखते हैं क्वेश्चन 7, जो एक पोएम में से क्वेश्चन आंसर आपको जो पूछे जाते हैं। पोएम है व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, है ना। द बॉल पोएम जो है जिसमें एक बॉय का बॉल खो जाता है, तो उसके बारे में हम देख सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया है, फर्स्ट है व्हाट डज द रिपीटेशन ऑफ द वर्ड मैरीली सजेस्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बॉल मूवमेंट। तो ये जो है मैरीली वर्ड, ये क्या बताता है कि जो केयर फ्री है, जॉयफुल है, हैप्पी, है ना, ये बताता है यहाँ पे। सेकंड, हाउ डज दिस मूवमेंट कॉन्ट्रास्ट द मूड ऑफ पोएम। तो ये जो हैप्पी मूवमेंट की बात की गई है, तो यहाँ पे वो जो पोएम का मूड है, बिफोर एंड आफ्टर द बॉल फॉल इनटू द वाटर, पानी में जब बॉल गिर गया उसके बाद और उसके पहले कैसी सिचुएशन थी वो बताया गया है। तो पहले क्या था, बॉय एकदम हैप्पी था, खुश था, वो बॉल लेके खेलता हुआ जा रहा था, और जैसे ही बॉल पानी में गिर जाता है, आफ्टर दैट ही बिकम सैड, है ना। जो चाइल्ड है वो सैड हो जाता है कि उसको पता है कि अब उसको बॉल मिलेगा नहीं। तो ये सिचुएशन हम देख सकते हैं। थर्ड फिल इन द ब्लैंक है, द पोएट यूज द बॉल एज अ सिंबल। तो ये बॉल जो है वो बॉयज़ का क्या है, चाइल्डहुड का सिंबल बताया है यहाँ पे। फोर्थ, द लाइन नो यूज टू से ओह देयर आर अदर बॉल सिग्निफाइज, कि भाई कोई बात नहीं हम दूसरा बॉल ले लेंगे, है ना। देयर इज नो यूज टू से, ऐसा कहने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई पोएट ऐसा क्यों कहते हैं, आंसर है वर्ड्स ऑफ कंसोलेशन आर इनअप्रोप्रिएट, क्योंकि पोएम का जो मोरल है लास्ट में क्या बताया यहाँ पे कि भाई हम चाहते हैं, पोएट कहता है कि हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चलनी चाहिए, इसलिए हम ऐसा नहीं कहेंगे कि कोई बात नहीं हम दूसरा बॉल ले लेंगे, पर बॉल खोया क्यों ये हमारी जिम्मेदारी थी, वो नहीं होना चाहिए, है ना। तो आंसर आएगा ए। नेक्स्ट और में दिया है, जिसके अंदर अनदर एक पोएम है जिसमें ट्रीज जो घर के अंदर है वहाँ से निकल के जंगल में जा रहे हैं, है ना। ऑल द नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक इन द वरांडा फ्लोर, द लीव्स ट्रेन टूवर्ड द ग्लास, लीव्स है वो भी ग्लास के साथ फाइट करके आगे बढ़ रहे हैं। Twigs shift with exertion, long cramp bows shuffling under the roof like newly discharged patient. Half doors moving to the clinic doors.
तो एक कोई पेशेंट होता है हॉस्पिटल में और वहाँ से उसको रिलीज़ किया गया हो कि भाई अभी आप अच्छे हो गए, घर जाओ, तो वो फीलिंग यहाँ पे पोएट ने बताई है, कंपेयर किया यहाँ पे ट्री की फ्रीडम के साथ। What do the root work upon all night? तो ट्री के जो रूट्स है वो पूरी रात क्या काम कर रहे हैं, तो मेन वो क्या काम कर रहे हैं, डिसएंगेज। All night the roots work to disengage themselves from the crack in the veranda floor. veranda floor है, वहाँ से उसको तोड़ के रूट्स बाहर आ रहे हैं, है ना। Second, each part of the trees work to get itself free. Describe their struggle. तो यहाँ पे क्या स्ट्रगल किया है वो बताना है। जैसे लीव्स जो है वो ग्लास के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, ट्विग्स जो है वो भी आगे बढ़ रही है, एंड अंडर द रूफ। तो इस तरह से ये जो दो लाइन है उसकी जो स्ट्रगल बताई है कि भाई रूट्स है, लीव्स है, वो अर्थ का जो कनेक्शन है उससे डिसएंगेज होके वो बाहर जाना चाहते हैं। थर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स। द लॉन्ग ब्रांच आर कंपेयर्ड टू, कि ये जो लॉन्ग ब्रांच है उसको किसके साथ कंपेयर किया गया है ना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो आंसर है हमारा, है ना, कि भाई लॉन्ग ब्रांच किसके साथ कंपेयर किया गया है, अ न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, कि जैसे कि कोई पेशेंट को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया हो, इस तरह से लग रहा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। द फ्रेज हाफ डेज इज यूज फॉर द ब्रांचेज एज दे एडजस्ट फ्रॉम बीइंग इंडोर टू बीइंग इन द ओपन। जो ब्रांचेज है वो वहाँ से निकल के बाहर खुले एरिया में जाना चाहती है, तो आंसर आएगा क्या है ये, इट हाईलाइट्स द ब्रांचेज डिसओरिएंटेशन एंड फ्रेजिलिटी। चलो फिर स्टार्ट होता है हमारे लिटरेचर के क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, है ना। जो फ्लाइंग की 2 स्टोरीज है, इसमें पार्ट 2 जो ब्लैक एरोप्लेन वाला है। व्हाट डज द नैरेटर्स एक्सपीरियंस सजेस्ट अबाउट अनएक्सपेक्टेड हेल्प एंड मिस्ट्री। तो जब भी हम ये सारे क्वेश्चन आंसर लिखते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वी हैव टू राइट द नेम ऑफ राइटर एंड द नेम ऑफ चैप्टर ऑल्सो। तो इस तरह से एक इंट्रोडक्शन हमें स्टार्ट करना चाहिए कि दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, देन बाय दिस, राइटर का नाम है तो वो भी हमें लिखना चाहिए। तो इससे एक अच्छा इम्पैक्ट आता है ना, कि भाई हमें ये सारी चीज़ें पता है। उसके बाद हम यहाँ पे सजेशन देंगे कि भाई नरेटर का क्या एक्सपीरियंस रहा, कि जब नरेटर प्लेन लेके निकल जाता है, कुछ समय आगे जाने के बाद जो एनवायरनमेंट था एकदम क्लाउडी था, उसे कुछ आगे दिखता नहीं है, प्लेन के अंदर जो उसका रेडियो था वो भी बंद हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में उसको एक कोई अननोन प्लेन सामने दिखाई देता है और वो उसको कहता है कि भाई तुम मेरे पीछे पीछे आओ, और वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। और जैसे ही वो क्लाउड में से नीचे गया, वहाँ पे उसको एक एयर का जो प्लेन है उसका एक रनवे दिखाई दिया और वो नीचे उतरता है। तो एक मिस्ट्री थी। तो हम ये सारी चीज़ें हम बता सकते हैं कि एक अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिला है, और ये भी एक मिस्ट्री है कि ये जो हेल्प थी वो कौन था। ये उनकी कोई एक इमेजिनेशन थी, जो भी राइटर है उसकी इमेजिनेशन थी, या कुछ और था, या कोई डिवाइन पावर था, क्या है, तो वो सब हम इसमें बता सकते हैं। सेकंड है डस्ट ऑफ स्नो। What role does unexpected movement play in shifting the speaker's mood? तो पोएम आपने पढ़ी है ना, डस्ट ऑफ स्नो, एकदम मस्त पोएम है, जहाँ पे राइटर का जो मूड है वो किस तरह से शिफ्ट हुआ। तो जब पूरा दिन राइटर का सैड जाता है ना, पूरा दिन उसका अच्छा नहीं गया था, एंड ही वॉज वॉकिंग एंड व्हेन ही सिट्स डाउन अंडर वन ट्री, जैसे ही वो बैठता है एक क्रो आता है
and he shook the branches of the tree. Because of that, जो स्नो ट्री के ऊपर था it falls down, नीचे गिरता है. जैसे उस पर गिरा तो वो खुश हो जाते हैं, उनको ऐसा हुआ कि जैसे स्नोफॉल हुआ और हम मज़ा ले रहे हो, ऐसा उनको लगा. और इससे उनका मूड पूरा चेंज हो गया कि भाई पूरे दिन में एक मोमेंट तो हमें अच्छी जीने की मिली. सो वी कैन add these all things in this answer. थर्ड इज एने फ्रैंक की जो डायरी है उसके बारे में बताया है. एने's राइटिंग रिफ्लेक्ट हर मैच्योरिटी डिस्पाइट हर यंग एज. एलेबोरेट कि भाई हम उसकी मैच्योरिटी दिखा सकते हैं. क्या क्या पॉइंट उसने लिखे हैं, है ना. तो स्टार्टिंग में ही वो लिखती है कि भाई मैं एक छोटी लड़की हूँ, यंग एज की हूँ, कौन मेरी डायरी पढ़ेगा. पर फिर भी मैंने ये सारी पॉइंट इसमें दिए हैं जो मुझे मेरे लाइफ के बारे में रिमेंबर कराए. फिर वो अपने बारे में सब लिखती है. उसकी मैच्योरिटी दिखाती है कि भाई उसके फ्रेंड नहीं है पर कुछ क्लोज फ्रेंड एक दो है. फिर उसके जो पेरेंट्स है, रिलेटिव्स है, तो ये सबको भी फ्रेंड में गिनती है. पर कोई ऐसा फ्रेंड नहीं है जिससे वो सारी बातें कह सके. क्यों नहीं है? क्योंकि आगे बताया है कि भाई वो जो डायरी में लिखने का स्टार्ट किया तो क्यों स्टार्ट किया, है ना, कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल. जैसे भाई हम किसी को बात बताएंगे तो तुरंत ब्रेकिंग न्यूज़ हो जाता है, वो 10 लोगों को बताएगा. पर पेपर के पास पेशेंस होता है ना, वो किसी को बताता नहीं है. तो एक मैच्योरिटी दिखाती है. जो भी उसने अपनी लाइफ के बारे में बताया तो वो भी एकदम शॉर्ट और ब्रीफ में दिया है कि भाई पहले हम यहाँ पे थे, मेरे मम्मी पापा का शादी हुआ, उसके बाद उनका बॉर्न हुआ, उनकी जो सिस्टर थी, फिर वहाँ से वो लोग दूसरी जगह शिफ्ट हुए. तो ये सब जो डिटेल बताई गई है इससे हम कह सकते हैं कि शी हैज़ अ गुड मैच्योरिटी, है ना. चलो नेक्स्ट देखते हैं ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया. जो इंडिया के बारे में हमारा पार्ट 3 है, आसाम का. Tea from Assam. How does the story connect tea with both culture and economic significance? किस तरह से स्टोरी यहाँ पे कनेक्ट की जाती है, जहाँ पे हमें दो चीज़ें मेन बतानी है कि भाई हमारा कल्चर को वो बताया गया है और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट. तो यस, ये हमारा एंशिएंट कल्चर भी है कि जहाँ पे जो लोग जो टी का जो काम करते हैं ना, बड़े बड़े गार्डन बनाए जाते हैं, उसके लिए फार्मिंग की जाती है. तो किस तरह से होती है, वहाँ का एनवायरनमेंट क्या होता है. जब राइटर एंड उसके फ्रेंड वहाँ पे जाते हैं तो उनको बहुत मज़ा आता है. कैसे वो प्लग करते हैं वो सब उनको देखा जाता है. तो ये सारी चीज़ें हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं. एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, यस, कि वह टी हमारी जो है वो जितना हम यहाँ पे ग्रो करते हैं, बहुत सारा हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी होता है, बाहर भी जाता है ना. तो उससे हमें एक पैसे कमाने को मिलता है, बहुत सारे लोगों की लाइवलीहुड चलती है. सो इस तरह से जो जो चीज़ें हमारी ये टी से होती है ना, इकोनॉमिकली हेल्प होती है, वो हम इसमें मेंशन कर सकते हैं. नेक्स्ट है फर्स्ट फ्लाइट. जो फर्स्ट फ्लाइट है चैप्टर, द रिएक्शन ऑफ यंग सीगुल्स फैमिली सर्व बोथ अ चैलेंज एंड कैटलिस्ट फॉर हिज ग्रोथ. हाउ डज दिस ड्यूअल रोल रिफ्लेक्ट द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ सपोर्ट सिस्टम इन रियल लाइफ, है ना. तो यहाँ पे भी ये जो है क्रिटिकल थिंकिंग वाला ही क्वेश्चन है, जैसे ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में दिया गया है कि हमें भाई ये सारी चीज़ें टेक्स्ट बुक में नहीं दिए, हमें खुद थोड़ा बना के लिखना पड़ेगा. कि यहाँ पे जो यंग सी गुल था, है ना, उनकी फैमिली जो है कि भाई सभी लोग फ्लाई करना सीख गए थे, यंग सी गुल है उसको नहीं आता था. तो किस तरह से उसकी फैमिली जो है उनके लिए एक चैलेंज था कि उनके बच्चे को भी वो सारी चीज़ें सिखाए कि ताकि उसका ग्रोथ हो सके. How does this dual role reflect complexity of support system in real life? तो रियल लाइफ में भी जैसे कि यहाँ पे बताया कि सीगुल की फैमिली है, वो उसको अकेला छोड़ के चले जाते हैं कि वे अगर तुम हमारे साथ फ्लाई करना नहीं सीखोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हारे साथ कोई नहीं रहेगा, तुम्हें खाना भी नहीं मिलेगा, है ना. तो इससे क्या हुआ कि जब मदर फिर वो एक फिश का पीस लेके आती है, उसको जैसे वो देने गई
और वो यंग सीगुल जंप करता है, नीचे गिरता है, तब वो अपने विंग्स को फड़फड़ाता है और उसके बाद वो लगा उसको कि यस मेरे जो विंग्स है वो हवा को कट कर रहे हैं, धीरे धीरे वो उड़ना सीख जाता है। तो इसी तरह से एक सपोर्ट करता है हमारी रियल लाइफ में भी कि आज जो पेरेंटल कंट्रोल है, वीकेंड पेरेंटल कंट्रोल हम कह सकते हैं कि जो बच्चों के सामने झुक जाते हैं, नहीं भाई मेरा बेटा रोएगा नहीं चलेगा, वो कुछ कर लेगा तो क्या होगा, तो वो हम नहीं करना पड़ेगा। हमें अगर हमारे बच्चों को अच्छा कुछ सिखाना है देन वी हैव टू बी स्ट्रांग, है ना। हमें स्ट्रांग होके ऐसे एक्शन लेने पड़ेंगे जिस तरह से यहाँ पे यंग सीगुल की मदर लेती है, तभी जाके हम हमारे बच्चों को कुछ अच्छा सिखा भी सकते हैं। तो इस तरह से हम ये ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है, In what way was Richard Abbott scientific journey enhanced by the support his mother? The making of scientist चैप्टर में से ये लिया गया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना, कि जहाँ पे वो क्या करते हैं, रिचर्ड जो तब छोटा था तो उसके ऐसे सब इंटरेस्ट थे, वो अलग अलग चीज़ें कलेक्ट करना उसको पसंद था। फिर उसकी मदर को लगा तो उसने उसके लिए एक बटरफ्लाई की बुक ला के दी, वो बुक पढ़ता, उसमें से उसको कुछ रेफरेंस भी मिला कि भाई अगर आपको और इसके अंदर डिटेल चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मदर ने क्या किया, यहाँ पे राइटर को पूरी तरह से सपोर्ट किया। जहाँ जहाँ मदर को लगा कि भाई हाँ मेरे बेटे को ये इंटरेस्ट है, तो ऐसी चीज़ें उसको लाके दी ताकि वो उस फील्ड में आगे बढ़ सके, है ना। तो इस तरह से उसको हेल्प किया, धीरे धीरे वो प्रोजेक्ट बनाता गया। प्रोजेक्ट बनाने से उसके बाद वो इतना अच्छा एक साइंटिस्ट बन सका। तो ये सारा उसके मदर का सपोर्ट था। सेकंड है, how does the setting of hotel room become a tool in Osebel's plan to defeat Max? कि भाई किस तरह से होटल का जो रूम है वो एक टूल बन गया। तो ये जो सिचुएशन हुई थी कि भाई मैक्स जो एक दूसरा स्पाई था वो उनके रूम में आ गया था। जैसे ही ओसेबल उसका फ्रेंड रूम में एंटर होते हैं, वो गन लेके सामने खड़ा था, तो तुरंत वो आराम से बोलता है कि भाई ये जो रूम है हमारे होटल का, उसके बाजू में जो किसी की बालकनी है और वो हमारे वहाँ से टच है, और इसके कारण बहुत सारे लोग वो बालकनी में से हमारे रूम में एंटर हो जाते हैं। हमने कि भाई मैनेजर से भी बात की पर ये हुआ नहीं। फिर उसने ये भी बताया मैक्स को कि भाई अगर तुम्हें लगता है कि हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं तो हमारे पास सिक्योरिटी नहीं होगी, अभी हमारे पुलिस यहाँ पे आ जाएंगे तो तुम पकड़े जाओगे। और उसी में वेटर आता है जो एक पानी के लेके आता है वो, और ओसेबल को तो वो पता भी नहीं था कि भाई वो आया है, कौन आया है, पर उसने पानी मंगवाया था और उससे उसको पता चल जाता है कि शायद वही होगा। पर मैक्स को लगा कि सही में पुलिस आ गई है, और वो जैसे ही बालकनी में से कूदता है नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसको ओसेबल ने इतना अच्छा एनवायरनमेंट का डिस्क्रिप्शन दिया कि उसको सही में लगा कि यस बालकनी ये जो विंडो है उसके बाहर चाले ये जो विंडो है उसके बाहर बालकनी भी है ना, और वो कूद जाता है और इस तरह से उसने मैक्स को डिफीट किया। तो ये सारे पॉइंट हम इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पैशन ऑफ हॉरेस डनबी एंड हाउ डिड ही सेटिस्फाइड इट? अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। तो हॉरेस डनबी जो है, इसमें हॉरेस डनबी का मेन पैशन क्या था? रीडिंग, है ना। उसको रीडिंग का बहुत शौक था और उसके लिए वो क्या करता था? चोरी करता था। ऐसी रॉबरी करता कि जहाँ पे जो बड़े बड़े रिच पर्सन हैं उनके घरों पे वो ऐसे रॉबरी करता और एक साथ वो बहुत सारी बुक लेके आता था। एंड हाउ डिड ही सेटिस्फाइड? तो ये जो उनकी रीडिंग की उसकी जो हॉबी थी वो इस तरह से वो फुलफिल करता था। एक साथ
वो 1 साल की बुक्स खरीद लेता उस पैसों से, और जब वो पूरा उसका रीडिंग हो जाए उसके बाद वो दूसरा ऐसा प्लानिंग करता था। तो ये सब पॉइंट हम ये क्वेश्चन में लिख सकते हैं, है ना, कि भाई मेन उनकी हॉबी क्या थी, तो रीडिंग, और उसके लिए वो प्लानिंग करता था रॉबरी का, और उससे वो अपना काम कंप्लीट करता था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 6 मार्क वाले क्वेश्चन है ना, वो यहाँ पे बताया है। फर्स्ट, हाउ डज लैंचोज फेथ इन गॉड, कि भाई लैंचो का फेथ क्या था भगवान के अंदर, जो लेटर टू गॉड के अंदर बताया गया है। इट कॉन्ट्रास्ट विद द स्केप्टिसिज्म ऑफ किसा गौतमी, जो दूसरा चैप्टर है सरमन एट बनारस। तो 2 यहाँ पे कैरेक्टर हमें बताए गए हैं, एक है लैंचो, दूसरा है किसा गौतमी। सपोर्ट योर आंसर विद द डिटेल फ्रॉम द 2 टेक्स्ट। तो कॉन्ट्रास्ट क्या है, तो यहाँ पे एक तरफ लैंचो है जिसको भगवान के अंदर पूरा ट्रस्ट था कि भाई हमारी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आता है, हम अगर भगवान से कहेंगे तो वो सॉल्व ज़रूर करेंगे। और उनका जब क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो लेटर लिखता है गॉड को कि भाई मुझे 100 पैसों चाहिए, अगर आप वो दोगे तो मेरी आगे की जो फार्मिंग का काम है वो मैं कर सकूँ। और जब 17 पैसे मिलते हैं तो वापस दूसरा लेटर लिखता है कि भाई आपने तो भेजे हैं पर 30 उसमें कम है, और इस बार की मुझे डायरेक्ट देना, आप पोस्टमैन से मत देना क्योंकि दे आर बंच ऑफ क्रूक, है ना। तो उतना विश्वास था उसको कि भगवान ने ही पैसे भेजे हैं। तो एक ट्रस्ट का हाई हम देख सकते हैं स्टेज। दूसरी तरफ किसा गौतमी जो है, उसको ये भगवान के ऊपर जो एक ट्रस्ट होना चाहिए कि भाई आज जो हमारी चीज़ है वो कभी ना कभी हमें छोड़ के जाती ही है, उस हमको पकड़ के नहीं रख सकते। उसका बेटा मर जाता है तो वो हर जगह ढूंढती है कि कहीं ना कहीं मुझे दवाई मिल जाए, वो सबको कहती है कि भाई मेरे बेटे को आप बचा लो। फिर जब गौतम बुद्ध के पास जाती है, उन्होंने कहा कि भाई आप ऐसे मस्टर्ड के सीड्स लेके आओ, जहाँ पे ऐसा घर में से लेके आओ कि जहाँ पे कोई ना मरा हो, है ना। तो ये बात सुनने के बाद उसको लगता है कि भाई नहीं, जब वो गई सबको देखा कि भाई ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पे ना मरा हो, तब उसके बाद ये समझ में आती है। तो दोनों का जो ट्रस्ट एंड कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे कुछ बताया गया है, तो उसके हम दोनों को मिला के हम ये आंसर लिख सकते हैं। सेकंड है अमांडा। अमांडा जो पोयम है एंड द ड्रैगन इन द पोयम, और वहाँ पे एक ड्रैगन भी है पोयम के अंदर। पोयम का नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। यर्न फॉर एक्सेप्टेंस एंड लाइफ फ्री फ्रॉम क्रिटिसिज्म। तो ये जो ड्रैगन बताया गया है उसकी क्या इच्छा थी, इट्स यर्न फॉर एक्सेप्टेंस, है ना। जो भी चीज़ मिलती है उसको वो एक्सेप्ट कर लेता है, एंड लाइफ फ्री फ्रॉम क्रिटिसिज्म, कि हमारी जो लाइफ है उसके अंदर कोई भी प्रकार का क्रिटिसिज्म रहना नहीं चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालाइज हाउ अमांडा इन द पोयम अमांडा एंड ड्रैगन इन द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन यर्न फॉर एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पे 2 पोएम की बात की गई है। एक पोएम है जिसमें अमेंडा है, दूसरी जहाँ पे ड्रैगन है। तो दोनों पोएम के अंदर उनके बारे में बताया है। एक पोएम है अमेंडा जहाँ पे उसकी मदर है, वो उसको हर बात पे टोकती रहती है कि भाई तुम ऐसा मत करो, नेल बाइट मत करो, अपने क्लोथ्स प्रॉपर जगह पे रखो, शूज़ प्रॉपर रखो, है ना। तो हर बात पे टोकती रहती है। तो उसके कारण उसको एक फ्रीडम चाहिए कि भाई ये क्या है कि हर बात पे मुझे टोका जाता है, तो वो बताया गया है। दूसरी तरफ जो ड्रैगन है, तो वहाँ पर जो बेलिंडा है वो क्या करती है, ड्रैगन को कावर्ड कहती है कि भाई वो कुछ नहीं करता, उसको एक सेफ केज चाहिए था। पर उसने अपनी बात को कभी किसी के सामने ऐसे दिखावा नहीं किया। बाकी सब जो थे वो अपने आप को ऐसे ब्रेव मानते थे, पर ड्रैगन जो था उसने जब सिचुएशन आया तब उसने उसको सॉल्व किया। सामने वाले जो इंट्रूडर था उसको डिफीट करके मार के बताया कि वो कितना ब्रेव है ना। वो बोलता नहीं था पर उसने करके दिखाया।
और दूसरी तरफ अमेंडा जो थी उसको भी ये चाहिए था कि भाई हमें फ्रीडम मिले, और उसके लिए वो इमेजिनेशन में चली जाती कि भाई काश में ऑर्फन होती कि कोई मुझे बोलने वाला नहीं, है ना। तो ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल इसमें दिए हैं। तो वो सारी दोनों की बातें हम ऐड करके इसके अंदर बता सकते हैं कि भाई yearn for acceptance and life free from criticism, कि कोई हमें ये सब ना बोलता रहे, हमें फ्रीडम मिले, पर वो हमें जब टाइम आता है ऐसे ड्रैगन की तरह बताना चाहिए। लास्ट है जो चैप्टर है द नेकलेस। मैडम लुसेल स्पेंड्स years of repaying debt for a necklace that was never valuable. How does this irony expose the illusion of wealth and the consequence of chasing appearances? कि चैप्टर में हम देख सकते हैं कि जो मैडम लुसेल थी उन्होंने पार्टी में गए, वहाँ पर एक फ्रेंड का नेकलेस पहना था और वो खो जाता है, पर उसने क्या किया, उसको सच नहीं बताया कि भाई मुझसे ये खो गया है, पर उसको बताया कि हमने रिपेयर करने के लिए दिया है, वो महंगा था ऐसा लगा, और वो सारे पैसे कलेक्ट करके नया एक नेकलेस खरीदा जो बहुत महंगा था। फिर जब लास्ट में कुछ सालों बाद वापस उसकी फ्रेंड मिलती है तब उसने अपनी सिचुएशन बताई कि ऐसा हुआ था और मैंने तुझे ऐसा बोला, तो उसने कहा कि भाई वो तो नकली था। तो ये जो सारा सिचुएशन हुआ इसके बीच में लुसेल की जो लाइफ कैसी हो गई, है ना। जो एक अच्छी लाइफ वो जीती थी वो बिगड़ गई, उसको काम करना पड़ा, उसके घर में जो सर्वेंट आती थी उसको निकाल दिया गया क्योंकि उसको खुद काम करना पड़ेगा पैसे बचाने के लिए, और बहुत ही लाइफ में भी कट ऑफ करके उसको चलना पड़ा। तो ये एक बताता है कि हमारी लाइफ के अंदर ये आयरनी बनती है जब हम इल्यूजन ऑफ वेल्थ, पैसों के पीछे भागते रहते हैं। वो एक बताया है कि इम्पोर्टेंट लाइफ में खाली मनी नहीं है, और दूसरा कि हमें कोई भी बात हो तो हमें बता देनी चाहिए। अगर वो अपनी फ्रेंड को ये पहले से बता देती तो इसकी लाइफ का ये ऐसा सिचुएशन न आता। लास्ट है द बुक सेव्ड द अर्थ, हाउ डज द प्ले यूज ह्यूमर एंड आयरनी, कमेंट ऑन बोथ फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन एजम्पशन। तो यहाँ पे इसके बारे में बताया है ना कि भाई क्या ऐसी टेक्नोलॉजी फ्यूचर में आ सकती है। What message do you think the author convey through the Martians misinterpretation of nursery rhyme? तो यहाँ पे जो स्टोरी हमें पता है वो एक तो हमें बतानी पड़ेगी कि आयरनी क्या है। जो मार्शियन थे उनको ऐसा था कि भाई हम अर्थ पर अटैक करें और अर्थ को जीत ले, पर जैसे ही वो वहाँ से वो एक राइमिंग पोएम वाली बुक देखते हैं उससे उसको लगता है कि ये लोग तो जो वहाँ के अर्थ के लोग हैं वो हमसे भी ज़्यादा आगे हैं और हमारे ऊपर अटैक करने के लिए ये सब कर रहे हैं, वो मुझे पकड़ने आ रहे हैं। ये सब सिचुएशन देखा, फिर वो लोग वहाँ से मार से भी भाग जाते हैं, है ना। तो ये सिचुएशन हमें यहाँ पे दिखानी है और इसके द्वारा हमें ये आयरनी कमेंट करना है, बराबर, कि आगे फ्यूचर में ऐसी टेक्नोलॉजी भी आएगी, आ सकती है। जिस तरह से एक आज हम धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, आज हम चांद तक पहुंच गए और ऐसा भी कहते हैं कि वे आगे हम वहां तक सब लोग जाएंगे, वहां रहने के लिए भी पॉसिबिलिटी बन सकती है ना। तो फ्यूचर में ऐसी टेक्नोलॉजी कुछ भी आ सकती है। ह्यूमन एजम्पशन, हमारा जो ह्यूमन एजम्पशन है कि क्या होता है और हम क्या सोच लेते हैं, तो जैसे ही यहाँ पे जो बताया कि मार्शियन को लगा कि वो हमारे ऊपर अटैक करने आ रहे हैं, तो उनका ये एजम्पशन गलत था, तो वो भी हम इसमें दिखा सकते हैं। एंड किस तरह से मार्शियन का मिस इंटरप्रिटेशन हुआ, जो राइमिंग पोएम थी और वो पोएम को वो क्या समझ बैठे, तो ये सब पॉइंट हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हमारा ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, यहाँ पूरा हुआ। आई होप कि आपको प्रॉपर इसमें समझ में आया होगा और ऐसा आपने ये सारे पॉइंट इसमें लिखे होंगे तो आपको ज़रूर अच्छे मार्क्स इसमें मिलेंगे। चलो, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।